हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो कल पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसमें जो मूवमेंट थी सब्सटेंसेस की वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी या अलोंग द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट थी। बट जब मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। और ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए जो है एनर्जी जरूरी होती है। ठीक है, ग्रेडियंट के अलोंग तो बिना एनर्जी के फ्लो कर जाते हैं सब्सटेंसेस, बट अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है। कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक सब्सटेंस जो होता है वो खुद अकेले, मतलब सब्सटेंस जो है खुद अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं जा सकता। इट रिक्वायर्स ए कैरियर प्रोटीन जो उसको लेकर जाए अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो ये कैरियर प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने देखे थे प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट थे सेल मेम्ब्रेन में, जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज डू सी दैट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। टू टाइप्स के होते हैं कैरियर प्रोटीन्स, एक तो यूनिपोर्ट और एक जो होता है हमारा सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। तो यूनिपोर्ट तो एक ही सब्सटेंस को कैरी करवाएगा इन अ सिंगल डायरेक्शन। एक सब्सटेंस एक सिंगल डायरेक्शन में कैरी हो रहा है तो वो हो गया यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब अगर दो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट में दो सब्सटेंसेस सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे, जबकि एंटीपोर्ट में दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारा कैरियर प्रोटीन। अगर एक सब्सटेंस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यूनिपोर्ट। अगर जो है एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो सिम्पोर्ट। एक कैरियर प्रोटीन से दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बट वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला जो है इट इज कमिंग इनसाइड और ये जो ट्रायंगल पर्पल है इट इज गोइंग आउटसाइड। तो ये हो गया एंटीपोर्ट। ठीक है, अब कौन कौन से सब्सटेंसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आयोनिक और नॉन आयोनिक। आयोनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड और आयोडीन के आयंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नॉन आयोनिक में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो टाइप्स होती हैं एक्चुअली हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे सबसे पहले। देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से लिबरेट होगी। यानी कि एटीपी जब ब्रेकडाउन होके एडीपी बनेगा, उस टाइम जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इस के निकलने में जो एनर्जी भी रिलीज होगी, वो एनर्जी की हेल्प से अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एनर्जी जो है इट इज लिबरेटेड डायरेक्टली बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ठीक है, और ये किन किन चीज कौन कौन से सब्सटेंसेस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम की, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, तो ध्यान से समझना। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप को हम ऐसे भी लिखते हैं Na+K+ATPase पंप। ऐसे क्यों लिखते हैं? Na+K+ तो सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सोडियम पोटेशियम। एटीपीएस क्योंकि ये एटीपी के रिलीज से एनर्जी आ रही है डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से, तो एटीपीएस। एज क्यों? क्योंकि एज एटीपीएस एंजाइम होता है जो एटीपी का ब्रेकडाउन कराता है, तो एटीपीएस पंप। ठीक है, अब पंप ट्रांसपोर्ट्स, जो पंप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा पंप होता है वो सोडियम को सेल के अंदर से बाहर लेकर जाता है, जबकि पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो सोडियम को बाहर ले जाता है, सोडियम को बाहर लेकर जाता है, जबकि पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि के जो है वो अंदर रहता है सेल के अंदर के रहता है।
ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेल के अंदर के रहता है, ठीक है, और सेल के बाहर Na रहता है। ये याद रखना कि हमेशा पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा और सोडियम को बाहर निकाला जाएगा बाय दिस पंप। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है सोडियम पोटेशियम पंप का? सोडियम पोटेशियम पंप दो प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 लाख होता है और बीटा का जो है वो 55,000 होता है। बेसिकली अल्फा जो प्रोटीन है वही इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट में। सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट अल्फा प्रोटीन सब यूनिट के थ्रू हो रहा होता है, जबकि जो बीटा सब यूनिट होती है वो सिर्फ एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। उसका भी फंक्शन क्लियर नहीं है, बट वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जबकि जो हमारा अल्फा सब यूनिट होता है वो होता है इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट में। अब अल्फा सब यूनिट के अंदर 6 साइट्स होती हैं, ठीक है। 6 साइट्स को कैसे डिवाइड किया है? 3 2 1। ठीक है, कैसे याद रखना है? 6 साइट्स को ऐसे किया है 3 2 1। 3 साइट्स जो होंगी वो सोडियम की होंगी, 2 साइड पोटेशियम की होगी और एक साइड एटीपीएस की होगी। ठीक है, देखो 3 2 1 याद रखना सबसे पहले। ठीक है, 3 2 1 याद रखना है, मैं आपको लिख करवा देती हूँ एक बार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 2 1 याद रखना। 3 जो है वो सोडियम की होगी, हम सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो उसको हम क्योंकि सेल से तो बाहर निकाल रहे हैं पर हम साइड ज्यादा दे देते हैं। ठीक है ना, हम साइड ज्यादा दे देते हैं इसलिए क्योंकि हम बाहर फेंक रहे हैं। तो 3 साइड हमने सोडियम को दे दी, 2 साइड हमने पोटेशियम को दे दी और एक साइड हमने एटीपीएस को दी क्योंकि एटीपी का ब्रेकडाउन करके ही तो एनर्जी आएगी, तो एटीपीएस को एक साइड दे दी। ठीक है, तो सोडियम को हमने ज्यादा साइड्स दी क्योंकि उसे हम बाहर निकाल रहे हैं 3। पोटेशियम को तो हम अंदर ही ला रहे हैं तो 2 साइड से वो अंदर तो रहेगी, तो हमने 2 साइड्स दी और एटीपीएस को एक। ठीक है, तो 3 रिसेप्टर साइट्स जो है वो हमारे सोडियम आयंस के लिए ऑन द इनर सरफेस, 2 रिसेप्टर साइट्स पोटेशियम आयन के लिए ऑन द आउटर सरफेस, एक रिसेप्टर साइट जो है एंजाइम एटीपीएस के लिए। अब आप पूछोगे कि सोडियम की इनर पे है और पोटेशियम की आउटर पे क्यों है? क्योंकि सोडियम को हमें बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल रहे हैं अगर हम किसी चीज को, तो ये पहले से वो अंदर होगी ना। पहले वो चीज को अंदर होना पड़ेगा तभी तो वो बाहर जाएगी। तो यानी कि सेल के अंदर पहले से सोडियम था, बाहर पोटेशियम था। ठीक है, तो पहले से सोडियम था तो उसकी रिसेप्टर साइट अंदर है, बाहर पोटेशियम है तो उसकी रिसेप्टर साइट बाहर है। ठीक है, अब अंदर वाली रिसेप्टर साइट से उससे बाहर निकालेंगे, पोटेशियम बाहर अपनी रिसेप्टर साइट पे ज्वाइन करके अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो सोडियम की जो रिसेप्टर साइट्स होंगी 3 वो अंदर होगी, पोटेशियम की बाहर होंगी 2, और एक रिसेप्टर साइट एटीपीएस एंजाइम के लिए होगी जो सोडियम आयंस के पास लोकेटेड होंगी इनर सरफेस पे। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो देखो मैंने सिर्फ डायग्राम्स की फोटो अटैच की है, एक डायग्राम मुझे गूगल इमेजेस पे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप को और ये बुक में दे रखा है। सो ठीक है, तो इनमें से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं ये डायग्राम से। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सोडियम है, जो सेल के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, देखो ये जो पिंक कलर का है आपका कैरियर प्रोटीन है जो ट्रांसफर करवाएगा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये सेल के अंदर सोडियम है, तो ये सोडियम जाएगा और ये सोडियम जाके जो है सेल से आपके कैरियर प्रोटीन से बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर सोडियम बाइंड्स टू द प्रोटीन। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये बाइंड कर चुका है तो जो प्रोटीन होगा वो फॉस्फोराइलेट होगा। फॉस्फोराइलेट का क्या मतलब होगा, सिंपली समझो, जो एटीपी होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो एडीपी प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा यहाँ पे कैरियर प्रोटीन पे। जब ये अटैच होगा तो कन्फर्मेशनल चेंज आएगा कैरियर प्रोटीन में। कन्फर्मेशनल चेंज आएगा तो जो है ये कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारा जो ये सोडियम अंदर की तरफ था, यहाँ पे अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ चले जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, सो कन्फर्मेशनल चेंज ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन इजेक्ट सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलरली। उसके बाद हमारे पास बाहर पोटेशियम था, ये बाहर का पोटेशियम जो है ये जाके अपनी रिसेप्टर साइट से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कन्फर्मेशनली चेंज्ड कैरियर प्रोटीन पे एक पोटेशियम चैनल बाहर से बाइंड कर जाएगा। जब ये बाइंड करेगा तो जो ये फॉस्फेट था ये प्रोटीन से निकल जाएगा, ये प्रोटीन से निकल जाएगा और जाके एडीपी से जुड़ जाएगा तो एटीपी ही बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, ये जब ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो फिर से कंफर्मेशनल चेंज आ जाएगा,
ठीक है, जब ये फॉस्फेट निकल जाएगा तो फिर से चेंज आ जाएगा और ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो प्रोटीन रिटर्न्स टू ओरिजिनल कन्फर्मेशन। और पोटेशियम जो होता है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और वो अंदर रिजेक्ट हो जाएगा। तो पोटेशियम जो है हमारा बाहर से अंदर आ गया और सोडियम जो है हमारा वो अंदर से बाहर चला गया। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार इसको इस डायग्राम से भी समझ लो, इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज है। 3 सोडियम के लिए साइट्स थी अभी हमने देखा था, 2 पोटेशियम के लिए साइट्स थी ये भी हमने देखा था। ठीक है, इसमें बस ये करा है इन्होंने कि साथ में करा दिया है दोनों का। तो 3 सोडियम के लिए साइट्स हैं, 2 पोटेशियम के लिए साइट्स हैं। जब ये जाके अटैच जाएंगे अपनी अपनी साइड से तो जो एटीपी होगा वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और एडीपी फिर से एटीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो सोडियम होगा वो बाहर निकल जाएगा। एडीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होगा तो पोटेशियम अंदर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ एरो है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो देखो सोडियम हमारा बाहर निकल गया जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, पोटेशियम अंदर आया जब एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट हुआ। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस डायग्राम से क्योंकि इसमें स्टेप्स ढंग से क्लियर नहीं है, बट इसमें स्टेप्स काफी अच्छे से क्लियर है। तो आप ये डायग्राम भी बनाओगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज परफेक्ट डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सोडियम पोटेशियम वर्किंग क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब तुम ध्यान से देखो इस डायग्राम को। देखो, अंदर पहले 3 सोडियम के आयंस थे, Na पॉजिटिव होता है और पोटेशियम भी पॉजिटिव होता है। तो पहले 3 पॉजिटिव थे अंदर, बाहर 2 पॉजिटिव थे। अब क्या हुआ, अब अंदर 2 पॉजिटिव रह गए और बाहर 3 पॉजिटिव चले गए। तो अंदर जो है 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव रह गए, तो यानी कि पॉजिटिविटी कम हो गई। तो अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहा तो पॉजिटिविटी कम होती रहेगी, पॉजिटिविटी कम होती रहेगी तो हम बोल सकते हैं नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। इंक्रीज इन नेगेटिविटी इन साइड से। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो 3Na+ को बाहर भेज देगा, 2K+ को अंदर ले आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलते रहा तो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो जाएगा और नेगेटिविटी जो है इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम की हमने जो है पूरा ट्रांसपोर्ट देख लिया। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही था कि 3 रिसेप्टर, कहाँ कहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम किस डायरेक्शन में जाता है, पोटा के अंदर रहता है, के को अंदर लाने की कोशिश की जाती है, सोडियम को बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सोडियम के 3 रिसेप्टर्स होते हैं, पोटेशियम के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस पे। कैल्शियम को भी जो है अंदर से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज में, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मसल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में। ये जब हम स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे यूनिट तो उसमें हम अच्छे से इसका रोल देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कैसे कैल्शियम रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना, उसे अंदर से बाहर निकाला जाता है और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमें बस याद रखना है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक तो पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा एपिथेलियल सेल्स ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट इन किडनी में, ताकि जो ब्लड के अंदर H+ यानी ब्लड में एसिडिक pH है उसको कम किया जा सके और H+ आयंस को यूरिन में एक्सक्रीट कर दे ताकि ब्लड में जो है एसिडोसिस ना हो। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया। अब आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से जो है हम एनर्जी रिलीज कर रहे थे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, किसी एक सब्सटेंस की मूवमेंट से जो एनर्जी क्रिएट होगी उस एनर्जी को यूज करके दूसरी सब्सटेंस की मूवमेंट कराई जाएगी। दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी डायरेक्ट एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं हो रहा, किसी एक सब्सटेंस की मूवमेंट से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसकी उससे जो एनर्जी निकल रही है एक सब्सटेंस की मूवमेंट से, उस एनर्जी को यूज करके दूसरे सब्सटेंस को मूव करवाया जा रहा है। So transport of a substance with sodium ions by means of a carrier protein. When sodium is transported by carrier protein, another substance is also transported by same protein but in opposite direction. ठीक है, तो सेम प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट कराना बाय ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है को ट्रांसपोर्ट और एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट।
तो को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बट इन द सेम डायरेक्शन बाय कैरियर प्रोटीन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो हमेशा याद रखेंगे, एक तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा, हमेशा ही दो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। और कभी कभी, हाँ, अब आपको कभी कभी जो है ना एग्जाम में वो एमसीक्यू दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसपोर्ट। तो वो आपको एक दे देंगे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस ग्लूकोज, Na प्लस अमीनो एसिड और Na प्लस K प्लस। आप बोलोगे ये तो सारे ही दो 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 है, पर हमें याद रखना है Na प्लस K प्लस पंप जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस ग्लूकोज, Na प्लस अमीनो एसिड्स, ये सब जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो Na प्लस K प्लस को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट है काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में दो सब्सटेंसेस दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय कैरियर प्रोटीन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल H प्लस Na प्लस Ca प्लस Na प्लस। H प्लस Na प्लस हर सेल में होते हैं, Ca प्लस Na प्लस ग्रीनल ट्यूबुलर सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें जो है आपको डेफिनेशन को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट की, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक्चुअल बेसिक पता होना चाहिए कि एक सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज करके दूसरे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कराना इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। को ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स पता होने चाहिए और ये डायग्राम याद कर लेना, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब्सटेंसेस को वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो दो टाइप होते हैं इसमें, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले एंडोसाइटोसिस, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय विच मैक्रोमोलेक्यूल्स एंटर द सेल, तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। सेल एंटर जिस तरह से करते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स, इसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल ये मैक्रोमोलेक्यूल्स जो हैं बड़े होते हैं, सो दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन्स एज वेल। ठीक है। और वैसे डिफ्यूजन से भी नहीं आ सकते, तो उनको वेसाइकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स किस तरह से एंटर करते हैं सेल में, तो एंडोसाइटोसिस के भी तीन टाइप्स होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में याद रखना सेल ड्रिंकिंग, पीनो, पीनो मतलब पीना। ठीक है। पीना, पानी पीते हो ना, तो पीना इज जो है हमारा हमेशा वाटर के लिए, फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। तो पीना, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग। ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है पिनोसाइटोसिस का, सबसे पहले फॉरेन पार्टिकल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मैंने आपको सब कुछ डायग्राम के एक्सप्लेन हेल्प से एक्सप्लेन करने के लिए चाहे 6 स्टेप्स। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में फॉरेन पार्टिकल्स बाहर प्रेजेंट है, सेकेंड स्टेप में आपकी धीरे धीरे जो है ये इवेजिनेशन बननी फॉर्म होती है। ठीक है। थर्ड स्टेप में आपकी और आपका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ पुश होना स्टार्ट होता है ताकि स्पेस बने इस चीज के अंदर आने के लिए। थर्ड स्टेप में इवेजिनेशन बन जाती है और फोर्थ स्टेप में ये सब्सटेंस अंदर आके वेसाइकल बना लेता है विच इज एंडोजोम। ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने सेल ऑर्गेनेलीज चैप्टर में पढ़ा था, ये अच्छे से सेल ऑर्गेनेलीज चैप्टर सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें मैंने लाइसोसोम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है उसकी वर्किंग, तो वहां से देखना ये प्लीज। ठीक है। तो तभी आपको समझ आएगा। फिफ्थ स्टेप में हमने पढ़ा था प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ऐसे एंडोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा जिससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, और सेकेंडरी लाइसोसोम में जो है एसिडिक पीएच होती है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम में, जिसकी वजह से डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन होगा ऑफ द एंडोसोमल कंटेंट्स। ठीक है। तो ये हमारे हो गए पिनोसाइटोसिस के स्टेप्स। अब फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। ठीक है। पिनो मतलब ड्रिंकिंग, फैगो मतलब ईटिंग, तो फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस कौन कौन सी सेल्स करती है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और टिश्यू मैक्रोफेजेस। अब मैकेनिज्म क्या होता है फैगोसाइटोसिस का, फॉरेन पार्टिकल्स बाहर प्रेजेंट होंगे, हमारा न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ पुश होगा और स्यूडोपोडियम बन जाएगा। ठीक है। और फिर बनेगा फैगोजोम। ऊपर क्या बना था, एंडोजोम। ये याद रखना है, जब हमारे सेल ड्रिंकिंग के कंटेंट्स होंगे तो एंडोजोम, और सेल ईटिंग के कंटेंट्स होंगे तो फैगोजोम। फिर उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ जो है फ्यूज होगा जिससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स एक्टिवेट होकर डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन कराएंगे। तीसरा है हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस।
तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर प्रोटीन। तो इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये है हमारे पास पूरी सेल। ठीक है, इस सेल में हमारे पास है यहाँ पे पिट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पिट है। इस पिट में रिसेप्टर्स बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये किसके होते हैं? ये होते हैं क्लैथरिन प्रोटीन के बने हुए। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्लैथरिन प्रोटीन के से जो है कोटेड होते हैं, उसके होते हैं, बने हुए होते हैं। और ये रिसेप्टर इस पिट में जो है पिट को लाइन करते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर कोटेड पिट बोल देते हैं। ठीक है, लाइगेंड्स बाहर प्रेजेंट होते हैं और अंदर प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही ये जो हमारे को याद रखना है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है लाइगेंड से इंड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे लाइगेंड्स बाहर प्रेजेंट है। जैसे ही लाइगेंड्स बाहर प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं, तो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है ये सेल बाहर से कवर कर लेती है इसको। ठीक है, तो अंदर जो है ये एक वेसाइकल बना लेते हैं विच इज नोन एज द एंडोजोम। ठीक है, एंडोजोम के बाद जो है एंडोजोम जो होता है वो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज कर जाता है। ये आप देख ही रहे हो, यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम से ये फ्यूज कर रहे हैं। ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज करने के बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। ये सेकेंडरी लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन करा देते हैं पूरे का। और रिसेप्टर जो होता है उसका डाइजेशन नहीं हो रहा, इसका लाइगेंड्स का डाइजेशन हो जाता है। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दूसरी जगह पिट पे जाके लाइनिंग कर लेते हैं। न्यू पिट में रिसेप्टर्स मूव कर जाते हैं और न्यू पिट को कोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें रिसेप्टर मीडिएटेड समझ आया। हमें याद रखना है जो रिसेप्टर होता है वो क्लैथरिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, वो पिट को जाके लाइन करता है। लाइक क्लैथरिन प्रोटीन के साथ साथ जो है कुछ में एडेप्टर प्रोटीन 2 AP2 भी प्रेजेंट होता है, जो कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की लोडिंग कराता है, यानी लाइगेंड्स की लोडिंग कराएगा। ठीक है, रिसेप्टर के अंदर। अब जो है ये लाइगेंड जाके अटैच करके लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंडोसोम फॉर्म करता है, जो प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज करके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइगेंड्स का डिजेशन करा देते हैं, लेकिन ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं नई पिट पे और उसको कोट कर लेते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से कौन कौन से मैक्रोमोलेक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक तो हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के कुछ एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा। लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, LDL। ग्रोथ फैक्टर्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरॉन। टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। वायरसेस में एडिनो वायरस, रॉस-सार्कोमा वायरस। एंटीबॉडीज IgE, IgG। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप लोग। तो हमने एंडोसाइटोसिस कर लिया, तीनों टाइप्स कर ली, पीनो, फैगो और रिसेप्टर मीडिएटेड। अब है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय विच सब्सटेंसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो सब्सटेंसेस आर एक्सक्लूडेड विदाउट पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से पास किए बिना जो है सेल निकल जाना। तो ये हमारे पास अंदर वो वेसाइकल बना है, सिक्रीटरी वेसाइकल। ये सिक्रीटरी वेसाइकल मेम्ब्रेन तक आता है, फिर एक पिट फॉर्म होती है और ये निकल जाता है। वेसाइकल रप्चर होता है, पिट फॉर्म होती है और ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस में याद रखना है कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा चैप्टर तो ओवर हो गया है, लेकिन कुछ ना क्वेश्चंस आते हैं दैट डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं। क्या लिखोगे अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा जाए? तो देखो, ऐसे ही टेबल बनानी है पूरी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलोंग कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देन ऑल्सो कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट डाउनहिल मूवमेंट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल मूवमेंट होती है। फिर एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। फिर सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन, CO2, अल्कोहल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्टिव में हमने दो में डिवाइड किए थे, आयोनिक, नॉन आयोनिक। एग्जाम्पल लिख दोगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, आयोडाइड। नॉन आयोनिक के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया। और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी करते हैं हमने जो स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखे उनसे।
ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको किन किन पैरामीटर्स पे जो है डिफरेंशिएट करने, डेफिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी एंड सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफरेंस पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो डेफिनेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांस डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विद हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इसमें भी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इसमें भी इन्वॉल्व है कैरियर प्रोटीन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, लेकिन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जा रहे होते हैं इसमें भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, क्योंकि है तो डिफ्यूजन ही ना, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि अगेंस्ट जा रहे हैं, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए होती क्योंकि अलोंग द ग्रेडियंट जा रहे हैं। ठीक है। अब आती है इस पूरे चैप्टर की समरी। पूरे चैप्टर में सबसे पहले अगर आपसे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऐसे आ जाएगा, तो आपको दोनों वीडियोस में जो जो लिखा है वो सब लिखना है। बट उससे पहले सबसे पहले ये चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन पर ऐसे, तो सबसे पहले ये पूरा चार्ट ड्रॉ करोगे, तो टीचर अपने आप 3 नंबर देगा पहले तो 15 में से, कि 3 मार्क्स तो तुम पकड़ो। ठीक है, क्योंकि उससे दिख जाएगा कि बच्चे को पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को हमने दो में डिवाइड कर दिया, पैसिव एक्टिव। पैसिव में एक तो डिफ्यूजन पढ़ा था, तो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और दूसरा हो गया स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आता है बल्क फ्लो, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। फिर हमने देखा आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस वीडियो में। एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव और स्पेशल टाइप्स। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हमने देख ही लिया, सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल भी देख लिया, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पंप। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट देखा। तो स्पेशल टाइप्स या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हमने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस देखा। एंडोसाइटोसिस में भी हमने 3 टाइप्स पढ़ी, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। आप वो भी यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, थर्ड डाल के, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप ये पूरा अगर चार्ट बना दोगे, तो दैट विल बी लाइक टीचर के लिए एकदम, उसको भी आपको भी क्लियर हो जाएगा। आप जब रिवाइज करो एग्जाम से पहले बिल्कुल, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, आपका 3-4 यूनिट्स आ रही हैं, आप रिवाइज कर रहे हो, तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले ये चार्ट पढ़ लो। और हर एक के बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, कुछ चीजें डिटेल में और पता होनी चाहिए, वो अपने मन में रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर इस चार्ट से आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इस चार्ट को बना के अपनी कॉपी में या बुक में से ये चार्ट एनोटेट कर लोगे, तो आपको एक ही पेज पे पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैप्टर की समरी भी हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो अपने प्लीज बैचमेट्स को भी बताओ कि ऐसे जो है पढ़ाया जा रहा है फिजियोलॉजी। ओके, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम होम्योस्टैसिस करेंगे, जो कि इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी एंड लास्ट टॉपिक है, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू एंड फ्रेश यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।